नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने 34 भाग देखे हैं और अगला भाग अभी बनने जा रहा है। इसमें हमने इससे पूर्व देखा कि पिछले भाग में कनक को जॉब मिल गई है। कनक और गिल एक दोनों अच्छे मित्र बन गए हैं। दोनों का एक अच्छा वार्तालाप चल रहा है। बीच में जो जॉब मिल गया है और जो अवस्थी जो है उन्होंने कनक के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है, तो वह गिरजा भाभी के पास जाती है और वह कनक जो है वह जो कुछ भी हुआ है वह गिल को बताना चाहती है, मगर मुलाकात हो जाने पर गिल की इसकी यहाँ तक हमने पिछले भाग में देखा था। अब आगे इसके आगे का अंश अभी देखेंगे। गिरजा भाभी ने कनक के लिए कॉन्सिलियर्स रेजिडेंस के समीप ही कैट रोड पर एक भद्र कायस्थ परिवार में प्रबंध करवा दिया था। मुंशी शंकर शरण हेड मास्टर के पद पर अपनी नौकरी की अवधि पूरी कर चुके थे। कुछ पेंशन मिल जाती थी, अपना आधा मकान भी किराए पर दिए दिए हुए थे। यानी वो गिरजा भाभी ने कनक को जिस मकान में रखा है, वह मकान जो है वह कॉन्सिलियर्स रेसिडेंसी है, उसके नज़दीकी है, समीपी है। और वह जो है वह मकान एक मुंशी शंकर शरण नामक हेड मास्टर जी का है और वह हेड मास्टर जी अपने पद से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अपना आधा मकान जो है वह किराए पर दिया है और आधे मकान पर वह रह रहे हैं। ती दिए हुए थे। तीनों लड़कियों का ब्याह हो चुके थे, परंतु सबसे बड़ी लड़की विधवा हो चुकी थी और अपनी 6 बरस की लड़की को लेकर पिता के ही घर में आ टिकी थी। विधवा हो जाने पर बड़ी लड़की ने एलडी कर लिया था। अब वह लड़कियों के स्कूल में पढ़ा रही थी। यानी वह मास्टर की जो लड़की थी, वह 3 लड़कियां थी, तीनों की शादियाँ हो चुकी है और उस पे जो बड़ी लड़की है उस वह विधवा हो चुकी है और उसकी भी एक 6 बरस की लड़की है, 6 वर्ष की लड़की है और वह पिता के यहाँ रहती है। और रहते ही उन्होंने जो एलटी किया है और वह लड़कियों के स्कूल में टीचर है, पढ़ाती है। मुंशी जी ने मकान के अपने आधे हिस्से में से ही एक कमरा कनक को दे दिया था। यानी वह आधा मकान जो किराए पर दिया है उसमें से ही एक कमरा कनक को दिया था। कमरे में खाट के सिरहाने पैताने कोई जगह शेष नहीं थी। दीवार में एक अलमारी थी। खाट और दरवाजे के बीच एक खाट के क्षेत्रफल की जगह और थी। उसमें बांस की कमचियों से बनी एक तीपाई और कुर्सी रखकर मुंशी जी ने कमरा फर्शियट पर कर दिया था। यानी वह कमरे में एक चारपाई बैठी थी और वह सिरहाने की तरफ या ऊपर नीचे कोई जगह नहीं थी और बाजू में कुछ वहाँ एक बांस का जो तीपाई टेबल था वह और एक कुर्सी रखने की जगह थी। दरवाजे के सामने खाट के ऊपर और बगल में सड़क की ओर भी एक एक खिड़की थी, इसलिए कमरा हवादार काम स्वेटी कहला सकता था। यानी कह सकता था कनक मुंशी जी के यहाँ गिरजा भाभी के लिहाज के कारण 75 रुपये पे पेइंग गेस्ट के तौर पर रह गई थी। यानी वह ऐसा एक हवादार कमरा था, खिड़कियाँ थी रास्ते की तरफ से, तो हवा आती जाती थी और वह जो गिरजा भाभी के पहचान से वह 75 रुपये पे वहाँ पर रह रही थी। कनक को सहसा स्थान बदल लेना पड़ा था। गिल को सूचना न दे सकी थी, इसलिए उसने संपर्क टूट गया था। यानी कनक को स्थान बदलना पड़ा, वह पहला जो कमरा था वह छोड़कर दूसरे कमरे में रहना पड़ा, तो वह इसकी जो सूचना है उसने गिल को नहीं दी थी। कनक को गिरजा भाभी का सहारा था, परंतु लाहौर से पुराना निसंकोच और बराबरी का संबंध तो गिल से ही था। यानी इधर जो दूसरी तरफ रहने के लिए वह गिरजा भाभी ने सहायता की, मगर कनक का और गिल का जो रिश्ता था, जो भी मित्रता थी, वह तो लाहौर से थी, ऐसा वह कह रहे हैं, क्योंकि वह गिरजा भाभी से बढ़कर कनक के लिए गिल था। खुलकर बात करने का संतोष उसी से मिल सकता था। कनक ने दफ्तर से छुट्टी होने पर 893 पर फ़ोन करके गिल को अपना नया पता बता दिया। यानी वह दफ्तर से ऑफिस से छुट्टी हो जाने के बाद कनक ने गिल को अपना नया पता फ़ोन करके बताया। कनक ने दफ्तर से लौटकर साड़ी बदल कमीज सलवार पहन ली।
सड़क पर बिजली का प्रकाश हो गया था। वह खिड़की से सड़क पर टकटकी लगाए थी। गिल को अपने मकान की ओर आते देख कर वह तुरंत नीचे उतर गई। यानी उसने दफ्तर के ऑफिस से आने के बाद कपड़े बदल लिए, सलवार कमीज पहना है और वह जो कमरे की जो खिड़कियां थी उसमें से वह रास्ते की तरफ गिल की राह देख रही है और तभी वह गिल दिखाई देता है और वह गिल से मिलने के लिए तुरंत नीचे आ जाती है। एक दूसरे को देख दोनों की आंखें चमक उठी, यानी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आप तो इस तरह भूल गए। कनक ने उपलांबे और मान से गिल की आंखों में देखा। यानी गिल को देखकर कनक ने कहा कि आप तो हमें इस तरह भूल गए, यानी भूल गए। तो वह गिल कहता है, वाह, मैं तो जब भी दिन में इस सड़क से गुजरा कौंसिलर रेसिडेंस में 17 नंबर के कमरे के सामने देखकर गया। मुझे क्या पता था आपने जगह बदल ली है। कल तो मिसेज पंत को देखकर पूछ भी लिया था। उसने यूपी वालों की तरह रूखा सा जवाब दे दिया था, हमें क्या मालूम। यानी वह कहता है, तुमने ही जगह बदल ली है, तुमने ही कमरा बदल लिया है और तुम मुझे पूछ रही हो। मैं तो जब भी कभी इधर से गुजरता हूँ, काम के लिए जाता हूँ ऑफिस, तो मैं 17 नंबर का जो तुम्हारा कमरा था उसके सामने से ही जाता था। वहाँ मैं देख कर आया था और वहाँ इतना ही नहीं, वहाँ जो मिसेज पंत है उसको मैंने पूछा था। उसने जो यूपी वाले थोड़े उद्धड़ भाषा में बोलते हैं उसी प्रकार का जवाब दिया कि मुझे क्या मालूम, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। ऐसा वह गिल कनक से कह रहा है। ऐसा यहाँ से तो चली गई है। फ़ोन न आया होता तो मैं चिंता में पड़ जाता। कनक की आंखें फिर गिल की आंखों से मिल गई। मन संतोष से छलक आया। यानी वह कह रहा है, फ़ोन आया इसलिए आपका पता चला, नहीं तो मैं ऐसे ही चिंता में रह जाता था। इसलिए वह कनक 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 गिल की तरफ देख रही है और वो विस्मित हो चुकी थी और एक संतोष झलक रहा था, यानी एक अच्छा लग रहा था। कोई उसकी चिंता करने वाला था, वह निराश्रय नहीं थी। यानी उसको लग रहा था अब कि इस शहर में कोई मेरा परिचित है, कोई मेरा आश्रय है, ऐसा उसको लग रहा था। यह क्या, कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहना आपने? कनक ने चिंता से शिकायत की। स्वयं एक शॉल लिए थी। वह नवंबर के शुरू में लखनऊ आई थी। गर्म कोट दिल्ली में ही छोड़कर छोड़कर केवल एक स्वेटर और शाल ले आई थी। यानी वह गिल से पूछ रही है कि कड़ाके की सर्दी है, ठंड है, तो तुमने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना है। वह गिल को कह रही है, लेकिन स्वयं कनक ने भी एक स्वेटर और शाल ही उसके पास था। ऐसी सर्दी ही क्या है, गिल ने टाल दिया। यानी गिल भी कहता है कि सर्दी ही ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कहकर वो टाल देता है। इस समय तो सर्दी है, आपके लिए एक स्वेटर बुन दूंगी। जीजाजी के लिए हर साल बुनती थी, आपको पता भी है। यहाँ क्या क्या कपड़े हो गए, क्या क्या झगड़े हो गए। यानी वह कहती है कनक गिल को कि मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुनूंगी। मैं जीजा के लिए भी हर साल बुनती थी, तो आप तुम्हारे लिए मैं बुनूंगी। और वह कहती कि आपको पता है यहाँ क्या क्या झगड़े हुए हैं, क्या क्या बात हुई है। गिल के पूछने पर कनक ने सड़क पर चलते चलते अवस्थी जी, मिसेज पंत और गिरजा भाभी से हुई बातें बेवजह सुना दी। यानी वह गिल ने पूछा क्या हुआ है, तो वह कनक और गिल दोनों साथ साथ चल रहे हैं और चलते चलते जो भी बातें हुई है अवस्थी पंत, मिसेज पंत और गिरजा भाभी, इनके बीच जो भी बातें हुई बेवजह बता देती है। पुरी के नौकरी के लिए लखनऊ आने और उसके अनुभव भी बता दिए। आप बात बात में कुछ ऐसा प्रसंग आ गया कि कनक ने गिल को पुरी से अपने प्रेम और पिताजी के विरोध की बात भी बता दी और कह गई, उसका पता मिल जाए तो मुझे ऐसी नौकरी से क्या लेना है। हम दोनों का विचार हो तो एक साहित्यिक काम करने का था। यानी बातें कर रहे और बातें करते करते कनक ने कहा कि पुरी जब नैनीताल आया था तो वह नौकरी के सिलसिले में आया था और अब वो लखनऊ से भी आया है, गया है। तो वह कहती है, बोलते बोलते बता गई कि पुरी और कनक इसके बीच में एक प्रेम संबंध है और वो दोनों पति पत्नी है, ऐसा कहती है। और वो पति पत्नी नहीं कहती है, प्रेम संबंध है यह कहती है और इसका विरोध घर वाले कर रहे, ऐसा कहती है। और वह कहती है कि हम दोनों की, यानी पुरी की और कनक की रुचि साहित्यिक काम करने में थी, ऐसा वह कहती है। पुरी का पता तो जरूर मिल जाना चाहिए। गिल ने भारी से स्वर में कहा, पर तुम चली जाओगी तो मेरे लिए फिर सुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर गिल कहता है पुरी का पता तो अवश्य मिल जाएगा, एक ना एक दिन मिलना ही है और वह मिल जाएगा। लेकिन वह कहता है यदि पुरी का पता मिल जाएगा और तुम पुरी के पास चली जाओगी तो फिर यहाँ तो मैं अकेला रह जाऊँगा, ऐसा वह
एक भारी स्वर में कहता है गिल। हमारा परिचय 8 दिन का ही सही, पर कनक तुमसे मिलकर ऐसा लगा है कि संसार उजड़ नहीं गया। चली तो जाओगी तुम, चलोगी जाओगी, भुला भी दोगी। यानी वो गिल कहता है हमारा जो परिचय है वह होकर 8 ही दिन हुए हैं, लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगा है कि इस संसार अभी भी जीवित है, इस संसार में अभी भी इंसान है, ऐसा लग रहा है। और फिर तुम चली जाओगी तो तुम मुझे भुला दोगी, ऐसा वह कनक से कहता है। गिल ने निसंकोच कनक का नाम लेकर और तुम कहकर आत्मीयता से बात कर दी थी। कनक को रोमांच हो गया। यानी वह कनक ने भी गिल ने कनक का नाम कनक लेकर बात की थी, और तो वह कुछ आत्मीयता से बात की थी, तो कनक को कुछ उत्साह हो गया था। ऐसा क्यों कहते हैं? कनक ने गिल की आंखों में देखा। ऐसा कभी हो सकता है, मैंने इतनी जल्दी इतना भरोसा कभी किसी का नहीं किया। तो कनक कहती है कि ऐसा कभी हो सकता है, मैं आपको भूल जाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतनी जल्दी, इतनी कम समय में मैंने अभी तक किसी पर भरोसा नहीं किया है, सिर्फ तुम पर किया है, ऐसा गिल को कनक कह रही है। आपसे कोई भी बात नहीं छिपाई, न जाने क्यों सच कहती हूँ। कनक ने गिल की आंखों में फिर देखा और आंखें झुकाई ही बोली, जीजा जी को मैं भी बहुत मानती हूँ, भाई से भी अधिक, पर अपनी इतनी बातें तो मैंने उसे भी नहीं कही। यानी वह कनक कह रही है कि मैंने किसी से आप कोई इतनी बातें नहीं की, लेकिन आपसे की है। तो वह कहती है कि उसके जो जीजा जी है, जीजा जी को वो भाई समान, भाई से बढ़कर मानती है, फिर भी जीजा जी को भी इतनी खुलकर बातें नहीं की है जितनी बातें कनक ने गिल को की है। जाने कैसे इतनी जल्दी हम दोनों के स्वभाव मिल गए। हम सब लोग एक ही जगह रह सकते हैं, हमारा संपर्क क्यों टूटेगा? और अभी क्या पता है, जाने भाग्य में क्या। यानी कनक कहती है कि हमारा संपर्क कैसे टूटेगा, हम सभी मिलकर एक जगह रह सकते हैं। और वह कहती है बाद में कि न जाने भाग्य में और क्या है। कनक की गर्दन लटक गई। गिल ने कनक को सांत्वना दी, ऐसी आधीर मत हो, मैं भी कोशिश करूँगा, पूरी का पता अवश्य मिल जाएगा। यानी वह कहता है गिल कि ऐसी समझाता है, सांत्वना देता है, उसको समझाते हुए कहता है कि ऐसी उदास मत हो, गिल का पता अवश्य मिल जाएगा, ऐसा वह कहता है। कनक को सूचना विभाग के दफ्तर में उर्दू अखबारों की छानबीन करके रिपोर्ट देनी पड़ती थी। यह काम उसे बहुत रुचिकर नहीं परंतु कठिन भी नहीं लगता था। यानी कनक जो है वह अपने विभाग में जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर उर्दू के जो अखबार है, समाचार पत्र है, उसको छानबीन कर उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती थी। लेकिन कनक को यह काम करने में रुचि नहीं थी, लेकिन कठिनता भी कोई महसूस नहीं होती थी। दफ्तर में वही एकमात्र युवती थी। डायरेक्टर साहब ने उसे एक किनारे की मेज दिलवा दी थी। यानी उस दफ्तर में जो स्त्री थी वह अकेली कनक ही थी, बाकी कोई स्त्रियां नहीं थी, बाकी पुरुष ही थे। तो उसको एक कोने में मेज दिलवाई थी, कुर्सी पर एक जो भी ऑफिस था जो भी वह दिया था। डायरेक्टर साहब दूसरे कमरे में बैठते थे। जर्नलिस्टों का काफ़ी समय गपशपबाजी और पान सिगरेट में कट जाता था। अपनी इच्छा से पढ़ सकने के लिए भी काफ़ी समय रहता था। यानी वहाँ पर जो डायरेक्टर साहब का जो कमरा था कनक के कमरे के बाजू में था, और वो अन्य जो जर्नलिस्ट है, साथी है, वह भी पान सिगरेट या समय मिलता है तो समय रहता है तो पान सिगरेट खाते पीते हैं और गपशप करते हैं। तो कनक को भी खाली समय में पढ़ने का समय मिलता था। कभी कभी कोई सरकारी वक्तव्य अंग्रेजी में लिखा मिल जाता तो उसका अनुवाद कर लेना होता था। यह सब कनक के लिए मुंशी जी के घर में उनकी प्रौढ़ा पत्नी और प्रौढ़ स्वभाव विधवा बेटी की संगति से बेहतर ही था। यानी वहाँ कभी कभी कोई अंग्रेजी में छपा हुआ वक्तव्य या कोई भाषण है, कोई आर्टिकल है अंग्रेजी का, उसका अनुवाद करना था। लेकिन वहाँ जहाँ पर वह रहती थी वहाँ की जो उस घर मालकिन थी, उसकी पत्नी और जो विधवा बेटी थी, उसके संगति से बेहतर यह ऑफिस का काम लगता था। दफ्तर का समय संध्या 5 तक था। इस सप्ताह गिल की ड्यूटी संध्या 4 से रात 2 बजे तक थी। यानी इस सप्ताह में कनक का जो दफ्तर का ऑफिस का समय था वह संध्या 5 बजे तक था और गिल का समय रात 2 बजे तक था। 2 बार वह 7 से 8 तक समय निकाल कर आ गया था। दोनों 76 मंजिल के सामने की सड़क पर घूमने के लिए
घूमने चले गए थे। यानी दोनों जो थे वह गिल 2 बार सप्ताह में आ गया था और दोनों 76 मंजिल के सामने से सड़क पर बहुत दूर गए थे। संध्या समय गिल के आ सकने की आशा बनी रहती थी। यानी हर रोज़ शाम के समय में गिल को मिलने की आशा रहती थी कनक को। शुक्रवार 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी थी। कनक ने दिल्ली से जाड़ों का बिस्तर, कोट और कुछ आवश्यक सामान ले आने के लिए शनिवार की छुट्टी ले ली थी। यानी वहाँ शुक्रवार को 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो वहाँ छुट्टी थी, तो उसने छुट्टी ली थी और वहाँ पहले एक दिन एक दिन पहले छुट्टी ली थी और छुट्टी लेकर वह दिल्ली जाकर अपना आपका जो जाड़ों का स्वेटर है, जाड़ सर्दी से बचने के लिए कोट, जो भी ये सामान है वह लाने के लिए जाने वाली थी। जीवन में पहली बार परिवार से दूर 1.5 मास तक अकेली रही थी, तो इतना समय ही एक युग सा लग रहा था। यानी वह इससे पहले कभी अपने परिवार से दूर नहीं रही थी, तो पहली बार वह 1.5 मास रही थी, तो उसको 1.5 मास ही एक युग सा लग रहा था। माता पिता को आश्वासन देना चाहती थी या उनसे मिलकर साहस पा लेना चाहती थी। जीजा को भी लिख दिया था कि नानो और बहन जी के साथ 2 दिन के लिए दिल्ली आ जाए तो मिल सकेंगे। यानी वह माता पिताजी को सांत्वना देनी चाहती, बताना चाहती थी कि मैं मेरे पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, मुझे जॉब मिल गया है। इतना नहीं, उसने अपने जीजा को भी कहा था, उनकी बहन और वो जो बच्चा था नानो, उनको भी लेकर आइए, हम मिलेंगे, ऐसा कहा था। लखनऊ में अब काफ़ी सर्दी हो गई थी। सुबह शाम हवा में कोहरा ही भर जाता था। कनक दिल्ली जाने से पहले गिल को स्वेटर बनाकर देना चाहती थी। यानी लखनऊ में काफ़ी सर्दी बढ़ गई थी। सुबह शाम हर पल कोहरा ही कोहरा छाया रहता था, तो वह दिल्ली जाने से पहले कनक गिल को स्वेटर बुनकर देना चाहती थी। वह गिल के साथ ऊन लेने अमीनाबाद गई। उनकी दुकान के सामने झगड़े के कारण भीड़ लगी हुई थी। अमीनाबाद की मुख्य दुकानों के सामने शरणार्थियों ने प्राय सभी जगह फुटपाथ पर दुकानें लगा ली थी। यानी वह बून खरीदने के लिए अमीनाबाद गिल के साथ गई और वो जो बून का दुकान था, मुख्य दुकानें थी, उनके सामने बहुत सी भीड़ थी, झगड़े हो रहे थे। वहाँ जो शरणार्थी आए थे, उन शरणार्थियों ने कुछ फुटपाथ पर दुकानें लगा ली थी। प्रतिद्वंद्विता में नित्य झगड़े होते रहते थे। अमीनाबाद के दुकानदारों को शिकायत थी कि पीड़ित हिंदू भाई समझकर उन्होंने जिन लोगों का स्वागत सहायता की थी, वे ही उनका पेट काट रहे हैं। शरणार्थी उद्विग्न थे कि वे अपना पेट भरने के लिए कहाँ जाए। यानी वहाँ के जो दुकानदार थे, अमीनाबाद के जो भी पहचान के हिंदू भाई थे, उनको शरण ली थी और जिनको शरण दी थी, वो शरणार्थी वहाँ अपना पेट भरने के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर रहे, दुकानें लगा रहे। और वह इस पर जो दुकानदार है, वह दुकानदार इस पर सवाल उठ रहे हैं, हमने ही आपको शरण दिया और तुम हमारा ही काम तमाम कर रहे हो, हमारे ही दुकान के सामने कोई और दूसरा दुकान तुम लगा रहे हो, ऐसी वह समस्या थी। तो शरणार्थी कर रहे कि पेट भरने के लिए जाए तो कहाँ जाए। कनक सोई नौकरी खोजकर स्वावलंबी बन गई थी। पंडित गिरधर लाल जी ने बेटी को समीप बैठाकर उसी की सफलता के लिए बहुत संतोष और गौरव प्रकट किया। यानी वह कनक ने स्वयं खुद के लिए नौकरी ढूंढी, स्वावलंबी बनी, खुद के पैरों पर खड़ी हुई, तो उसके पिता पंडित गिरधर लाल ने संतोष की सांस ली और गौरव प्रकट किया। यानी खुद के बेटी पर गर्व महसूस हुआ। उसी प्रसंग में कहते गए, बेटा तुम बहुत बहादुर और समझदार हो। नौकरी तो जिंदगी का जरिया है, ऐसे एम लक्ष्य थोड़े ही है। यानी वह कहते हैं कि नौकरी तो एक जीवन जीने का जरिया है, यह लक्ष्य थोड़े ही है, ऐसा वह अपनी बेटी को समझा रहे। तुम्हें अब दूसरी आवश्यक बातों की और भी ध्यान देना चाहिए, सब बातें वक्त पर ही होनी चाहिए। यानी वह कनक के पिता कनक को कह रहे हैं कि तुम्हें नौकरी का ख्याल था, वो नौकरी तो मिल गई है, आप तुम्हें उसके साथ साथ दूसरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी वह जो जीवन के प्रति, जो आप खुद के जीवन के प्रति भी सोचना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। लाइफ नॉर्मल होनी चाहिए, वहाँ तुम बिल्कुल अकेली हो, यहाँ रहो तो
रहो तो वाकिफ़ों में कुछ देखभाल कर बातें तय हो सकती है। यानी वह कहते हैं, पंडित जी, तुम तो अब वहाँ पर अकेली हो, यहाँ यदि रहती हो तो कुछ तुम्हारी पसंद नापसंद जानकर बातें हो सकती थी, ऐसा। नाउ यू शट थिंक आप सेटल्ड इन लाइफ। यानी कनक को कहते हैं कि अब तो तुम तुम्हारे जीवन में सक्सेस हो चुकी हो और सफल हो चुकी हो। कनक ने संकेत समझा और कह दिया, पिताजी, ऐसी क्या ज़रूरत है कि ऐसे ख्याल से तलाश करते फिर रहे। यानी वह कनक के पिता, जो कनक की शादी के बारे में बात कर रहे थे या पति के बारे में, तो वह कनक समझ चुकी थी और वह कह रही है कि कनक अपने पिता से कि ऐसी क्या ज़रूरत है और तुम ऐसे तलाश क्यों कर रहे हो। मुझे तो संतोष है, सोचती सोचती हूँ ज़रा और पाँव जम जाए, वहाँ कोई ढंग का मकान मिल जाए, आप, माँ और कंची भी वही ले चलेंगे। लखनऊ में दिल्ली की उपेक्षा बहुत शांति है। यानी वहाँ कहती है कि और थोड़ा मेरे पाँव जम जाए, थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा वो आ जाए, तो मैं लखनऊ में ही जो मकान लेकर बाकी हमारा जो सारा परिवार है वह हम वहीं रहेंगे, ऐसा वह कहती है। कनक को शनिवार की रात लौट जाना था। उस दिन पंडित जी ने सुबह ही पूरी को याद कर कहा। यानी कनक को रविवार की रात को ही लौटना था और वह लौटना था, तो वह उसी रात में वह शनिवार की रात में ही जयदेव पुरी के बारे में कुछ पंडित जी कह रहे, भाई जयदेव पुरी की कोई खबर नहीं मिली, तुम लोगों को कुछ कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत टैलेंटेड और कैपेबल नौजवान है। यानी वह कहते हैं उसके पिताजी कि तुम्हें जयदेव पुरी के बारे में खबर मिलनी चाहिए, कुछ खबर मिली नहीं, तुम्हें उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट यानी बहुत होशियार और टैलेंटेड नौजवान है, ऐसा वह कहते हैं। हैज़ ए पर्सनैलिटी, अंदाज है, ज़रूर किसी अखबार में या साहित्यिक काम काम में होगा। यानी पंडित जी कहते कि वह तो काफ़ी पर्सनालिटी से भी अच्छे है, सब कुछ अच्छे है, तो वो किसी अखबार में या किसी साहित्यिक काम में उनको जॉब मिल गया होगा। ऐसा आदमी छिप नहीं सकता, लेकिन कुछ कोशिश तो करनी चाहिए, यह तो अपना फ़र्ज़ है। यानी वह कनक से कह रहे कि ऐसा जो प्रभावशील आदमी है वह कभी छुप नहीं सकता, वह कहीं ना कहीं सामने आ ही जाएगा, दिख ही जाएगा। और वह कहते हैं कि उसको ढूंढना या उसको खोजना, यह तो अपना फ़र्ज़ है। पता लग जाए तो खतों खतों की खतों किताबत का सिलसिला तो रखना चाहिए। आई आई ऑलवेज लर्न हिम, स्टोरी तो वंडरफुल लिखता है। यानी वह कहते हैं कि उसको पता मिल जाए तो कभी वो पत्र वो भेजकर हालचाल पूछने का जो भी संपर्क है वह भी बना रहता है। और वो कहती कितना अच्छा स्टोरी, यानी जो कहानी है वह तो ज़्यादा वंडरफुल यानी बहुत पावरफुल, एक अच्छी प्रभावशाली कहानी लिखता है। उसकी कहानी की अगर फिल्म बन जाए, यानी वो पंडित जी कहते हैं कि जयदेव पुरी की कहानी की फिल्म बन जाए, ऐसी वह कहानी लिखते हैं। कनक को बहुत अच्छा लगा। यह पिता की ओर से कनक को इच्छा के लिए स्वीकृति दे देने का संकेत था। यानी उसने पहले जो पंडित जी थे वह कनक के पसंद को यानी पुरी को इनकार कर लेते, विरोध कर लेते, लेकिन आप वहाँ स्वीकृति दे रहे थे। इससे पहले पंडित जी ने कभी पुरी की चर्चा नहीं की थी। कनक ने उड़ता उड़ता अनुमान प्रकट किया, हो सकता है फिल्म लाइन में ही कोशिश कर रहे हो। यानी वह कनक ने पंडित जी ने यानी कनक के पिता ने इससे पहले कभी पुरी के बारे में ऐसी बातें नहीं की थी और वह आप की है थी, तो वह कनक उसको ढूंढ ढूंढ निकालने के लिए वह सोच रही है कि वह किसी फिल्म लाइन में भी कोशिश कर रहे होंगे जॉब की। उन्हें उसका ख्याल तो था, यानी वह उसका ख्याल था कि खुद का लेखन एक फिल्म बनने के योग्य है कहानियाँ, ऐसा हुआ तब तो एकदम चमक उठेगा। धीरे धीरे सब लोगों का पता मिलता जा रहा है। यानी वह कहती कि यदि वह फिल्म लाइन में जाएंगे तो वहाँ पर चमक उठेगा और धीरे धीरे पता मिल जाएगा। लोग कहीं न कहीं पाँव जमाते जा रहे हैं। मुझे तो ख्याल आया था कि रेडियो में उसके लिए संदेश दे दूं, पर भाई वह ऐसा छिपा रहने वाला शख्स तो नहीं है। यानी वह कनक को ख्याल आया कि उसके बारे में
सारा जो माहौल है वह संभल संभल रहा था, विभाजन का माहौल था, भागदौड़ का वह संभल रहा था। सभी लोग अपने अपने पाँव पर पेट के लिए काम कर रहे थे। तो वह कनक को लग रहा था कि पूरी का पता मैं रेडियो पर दूँ तो वह किसी एक जगह पर छुप कर रहने वाला तो नहीं है। उसके अंदर तो काफ़ी काबिलियत है और वह छुप कर नहीं रह सकता, ऐसा उसको लग रहा है। ही इज़ ए ब्रिलियंट यंग मैन। आज आज नहीं तो 10 दिन में उसका नाम सामने आएगा ही। कहीं न कहीं उसकी लिखी कहानी या मज मजबूर नज़र के सामने आ ही जाएगा। यानी कनक कहती है कि वह तो छुपा रहने वाला इंसान नहीं है, वो तो वो तो पावरफुल और प्रभावशाली योग्यतापूर्ण इंसान है। कहीं न कहीं से उसका पता मिल ही जाएगा। कहीं से कोई कहानी या कोई मजकूर उसका लिखा हुआ नज़र के सामने आ ही जाएगा, ऐसा वे कह रही है, सोच रही है। कनक सोमवार सुबह 8:30 बजे लखनऊ पहुंची तो गिल स्टेशन पर मौजूद था। उसने कनक को रिक्शा पर घर तक पहुंचा दिया। कनक को तुरंत तैयार होकर दफ्तर जाना था, बात करने का अवसर नहीं था। उसने गिल को संध्या ज़रूर मिलने के लिए कह दिया। उसका मन पिताजी के भाव परिवर्तन की बात गिल को बता देने के लिए उछल रहा था। यानी वह रविवार को रात को दिल्ली से निकली और सोमवार सुबह 8:30 बजे वह लखनऊ पहुंची और वहाँ पर जो स्टेशन पर गिल उसको लेने के लिए आया था और गिल उसको रिक्शा पर लेने आया था और वह तुरंत आने के बाद तुरंत काम पर जाना चाहती थी दफ्तर में। और वह जो कुछ भी बातें हैं पिताजी का मन परिवर्तन का वह गिल को बतानी चाहती थी और वह इसीलिए वह संध्या के समय गिल को मिलने के लिए कहती है। संध्या घूमते हुए कनक ने दिल्ली में हुई सब बातें गिल को बता दी। कनक की बात सुनकर गिल अंग्रेजी में बोला, अच्छा हुआ तुम्हारे मार्ग से क्या मन से एक कुंठा हट गई। यानी वह कनक ने गिल से शाम के समय मिलकर सब कुछ बता दिया और फिर सब कुछ पिता का मन परिवर्तन वह सब कुछ बता दिया। फिर गिल कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे मन से एक कुंठा जो है, तुम्हारे मन में जो निराशा थी कि पिता विरोध कर रहे, यह तो बात हट गई। तुम्हारा मन हल्का हो गया। मेरे लिए भी इस समय तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारे संतोष से मुझे भी संतोष है। यानी गिल कहता है कि मेरे भी मन में या मेरे ही पास अभी तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। मैं भी अकेला हूँ। तो तुम्हारे सिवा मेरा भी आज कोई नहीं। तो यदि तुम्हें खुशी है या तुम्हें खुशी है तो मुझे भी खुशी है, ऐसा गिल कहता है। कनक चुप हो गई। फिर उसने भी अंग्रेजी में उत्तर दिया, तुम क्या समझते हो तुम्हारे प्रति मेरी भावना में किसी प्रकार की कमी है? तुम ही बताओ, यहाँ मेरे लिए दूसरा कौन है? यानी कनक बोलती है, कहती है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में क्या भावना कोई कम है? वह भी कहती है कि मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति एक अच्छी भावना है और यहाँ इस शहर में तुम्हारे सिवा मेरा दूसरा कोई और कौन है? ऐसा वह कनक कहती है। कनक और गिल शिथिल कदमों से साथ साथ चलते, भावना, भरोसे और विश्वास लायक किसी व्यक्ति के बिना जीवन की निरर निरर निरर्थकता, सूनेपन और प्रेम की भावनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं के विषय में बात करते रहे। यानी वह दोनों घूमते घूमते, एक शिथिल, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, दोनों ही प्रेम भाव से एक दूसरे से एक मन मिलाव से बातें कर रहे थे। बातें करते करते वे स्टेशन के समीप पहुंच गए। वहां सड़क के दोनों ओर डेल डाले शरणार्थियों की भीड़ से शोर की गूंज फैली हुई थी। दोनों अपने स्वप्न और उमंग में इतने खो गए थे कि उन्हें अपने जैसे शरणार्थियों की उपस्थिति असह्य हो रही थी। वे बात करने के लिए रायबरेली रोड पर अंधेरे में खूब दूर तक जाकर लौटे। यानी वह जो है वह घूमते घूमते जा रहे थे तो वहाँ पर जो शरणार्थी थे, शरणार्थी के जो डेरे थे वहाँ पर वहाँ थे और वह डेरों में से आवाज़ आ रही थी, शोर हो रहा था। तो वह शोर जो वह भी शरणार्थी, वह कनक और गिल यह भी शरणार्थी है और वो अन्य जो शोर कर रहे हैं वह भी शरणार्थी है, लेकिन उसके शोर से इनको आपत्ति हो रही है। तो इसीलिए वह बातें करते करते रायबरेली स्टेशन रोड से आगे रायबरेली रोड पर अंधेरे में घूमते घूमते वहाँ से लौट आए। गिल और कनक को साथ घूमने में बहुत संतोष होता था। अवसर होने पर साथ घूमने न जाना दोनों के लिए ही असहायता। जनवरी
जनवरी नववर्ष के दिन कनक दोपहर में घर से आ गई थी और दोनों सिकंदर रबाग के उपवन में बड़े बड़े वृक्ष से छनती धूप धूप के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। यानी वह गील और कनक का दोनों का जो इतना दृढ़ता से उनका साथ हो गया था तो कि दोनों एक दूसरे को मिले बिना नहीं रह सकते थे। और वह जनवरी का महीना प्रारंभ हुआ, नव वर्ष था, तो वह कनक दोपहर से लौट आई थी ऑफिस से और वह घूमते घूमते जो सिकंदर दरबाग था वहाँ से के उपवन में एक बड़े से वृक्षों के नीचे, उस वृक्षों से पत्रों में से जो धूप चमक रही थी छन्नी होकर नीचे आ रही थी, तो उसमें वह बैठ गए थे कनक और गील। प्राय ही सरस्वती के विषय में पूछ लेती थी। गील उससे कुछ भी न छिपाकर सब कुछ कह देता था। यानी जब भी वह अवसर मिलता था, समय मिलता था, तो कनक जो है गील को सरस्वती के बारे में पूछती थी। सरस्वती जो गील की प्रेमिका थी वह पूछती थी और गील भी निसंकोच सब कुछ बातें बताता था, कोई छुपाता नहीं था। उन बातों को सुनती कनक मधुर स्वप्न में डूब जाती। अपने प्रेम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार गील उसे बहुत अच्छा और आकर्षक लगने लगता। कभी कभी कुछ न बोलकर केवल एक दूसरे की आंखों में देखकर सिर झुकाए रह जाते। संगति और साथ से ही मन संतुष्ट था। यानी वहाँ पर जो है वह गील जो है जो भी कनक पूछती थी वह निसंकोच वह बताता था, एक बताता भोलेपन से। और वह वही भोलापन जो था वह कनक को आकर्षित लगता था गील का। और वह कभी एक दूसरे से कुछ ना बोलकर एक दूसरे के आंखों में एक देख रहे थे और वो दोनों को एक दूसरे की जो संगति थी वही संगति संतुष्ट होती थी, एक अच्छी लगती थी। अपने परिवार से दूर लखनऊ में अकेली कनक जीवन की प्रबल उमंग और उत्साह अनुभव कर रही थी। स्वावलंबी बन जाने का गौरव और संतोष था। पिता ने उसके प्रेम और निश्चय के मार्ग में से अपनी अस्वीकृति बाधा हटा ली थी। यानी कनक जो थी वह लखनऊ में अकेली रहती थी, खुद के पैरों पर खड़ी है, जॉब भी है, स्वावलंबी बन गई है, तो एक खुद के मन में भी एक गौरव उत्पन्न हो रहा है, एक शांति, एक संतोष जो है, वह आनंद जो है खुद के पैरों पर खड़ा रहने का, वह अनुभव कनक महसूस कर रही थी, देख रही थी। और जो पिता ने उसके प्रेम में यानी कनक और पूरी के बीच के बारे में जो उनका विरोध था उनके पिताजी का, वह विरोध भी पिताजी ने हटा लिया था। वह पूर्णतः स्वतंत्र थी। अपने विवेक के अतिरिक्त सर्वथा सर्वबाध असीम विश्वास, भरोसे और सब रहस्यों का साथी, उसकी संगति में सर्दी, हवा और वर्षा की परवाह न करने वाला गील जैसा मित्र था। यानी वह पूर्णतः एक स्वतंत्र थी। वह मनचाहा घूम सकती थी, जहाँ मन जैसा चाहे वैसा रह सकती थी, घूम सकती थी। और इतनों में धूप हो, सर्दी हो या वर्षा हो, हर एक स्थिति में, कठिनाइयों में साथ देने वाला गील जैसा मित्र उसके साथ था। कनक और गील में परस्पर अच्छा लगने, भरोसे और विश्वास की गूढ़ता से इतना सामीप्य हो गया था कि परस्पर भले लगने के लिए आदर का संयम बनाए रखने की आवश्यकता भी नहीं रही थी। यानी गील और कनक जो थे इतने दोनों एक दूसरे में मिल गए थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, तो वह आदर की, एक दूसरे के प्रति आदर न कहकर एक मित्रता की तरह रहने लगे थे। जीवन में खेल और विनोद की स्वाभाविक आवश्यकता को वे किसी दूसरे से पूरा करते। गील कनक पर निसंकोच झुंझला भी सकता था। उसे कीकी पुकारने लगा था। कनक गदगद होकर और खींच जाती थी। कनक ने पुचकारने के ढंग से गील का नाम गिल्लू रख लिया था। यानी वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इतने निसंकोच होकर बातें कर रहे, ये करे। और कभी कभी कनक गील जो है उस पर झुंझला उठता था, क्रोध होता था वो और वह कनक को प्यार से कीकी कहता था और वह कनक भी उसको गिल्लू कहती थी। यानी दोनों में एक सहज प्राकृतिक जो प्रेम है वह उत्पन्न हो गया था। गिल झुंझलाहट देखने के लिए या मजाक में उसकी बाह पर किचोटी भी काट लेता। यानी गिल जो है वह किचोटी भी काट लेता था। कनक रक्षा के लिए उसका हाथ
पकड़ लेती। उसे अपने प्रति गिल के आदर और स्नेह का पूरा विश्वास था, इसलिए गिल के व्यवहार से आपत्ति नहीं थी, न खींच उठती थी। यानी कनक जो है वह घूमते हुए या बातें करते हुए एक सुरक्षा के लिए गिल का हाथ पकड़ती थी, और वह कोई कोई गिल के प्रति कोई उसको आपत्ति नहीं थी। गिल का जो भी व्यवहार था उसके प्रति कोई आपत्ति नहीं थी, कोई विरोध नहीं था। दोनों एक अच्छी तरह से रह रहे थे। प्रेम में गिल की ड्यूटी रात को 10 से प्रेस में प्रेस में गिल की ड्यूटी रात को 10 से 4 तक थी। शनिवार संध्या कनक उससे मिली तो मन में एक बात दबाए थी। वह स्टेशन रोड पर गिल के साथ चलते हुए उसकी बाह से लगकर बोली, मैं एक बात कहूँगी, तुम इनकार नहीं करना। यानी वह गिल जो है वह तो वह एक दिन मिली, और मिलने के बाद वह स्टेशन रोड पर घूम रहे, और घूमते घूमते कनक जो है गिल के साथ चल रही है बाह से बाह मिलाकर। तो वह कनक कहती है कि मैं एक बात पूछूंगी, इनकार तो करना। तो वह गिल कहता है कि क्या बात है। तो कनक कहती है कि पहले वचन दो, इनकार नहीं करोगे। ऐसी शंका की क्या बात है, वचन क्यों मांग रही हो। तो गिल कहता है कि ऐसी कौन सी बात है, वचन क्यों मांग रही हो। बात यह है, एक बार वैसी बात पर पूरी जी ने इनकार कर दिया था। मुझे बहुत अपमान अनुभव हुआ था। आपस में जरा भी परायापन मुझे बहुत खलता है। मैं तो तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकती। यानी वह कहती है कनक कि ऐसे ही मैंने बात की थी तो पूरी इनकार किया था, गुस्सा हो गया था, तो इसीलिए मैं तुमसे वादा करना चाहती हूँ, वचन मांग रही हूँ। और वह कहती है कि मुझे कभी किसी से कोई बात छुपती नहीं है, या और तुम नाराज़ हो जाओगे। गिल को कहती है कनक कि तुम यदि नाराज़ हो जाए तो मुझे यह बात दर्दमय रहेगी, दर्दमय होगा, मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मुझे गुस्सा आ जाएगा, ऐसा वो कहती है। यह क्या ज़रूरी है कि तुम अपनी और मेरी बात में सदा ही पूरी को ले आओ। गील के स्वर में खटास आ गई। यानी गील भी एक खटास भरे एक थोड़े से गुस्से में स्वर में कहता है कि तुम हमेशा मेरे और तुम्हारे बातों के बीच में पूरी को क्यों ले आती हो, ऐसा पूछता है। तुम्हें बुरा क्यों लगता है। मैं तो उन्हें जितना याद करती हूँ उतना ही संतोष तुमसे पाती हूँ। मेरा और कौन है। तुम्हें सरस्वती की याद नहीं आती। यानी वह कनक गिल को कहती है कि मुझे पूरी की यादों में संतोष मिलता है। जितना संतोष मुझे तुमसे बात करके तुमसे मिलके मिलता है, उतना ही संतोष मुझे पूरी को याद करके मिलता है। और वह इतना ही नहीं कहती है गिल से, क्या तुम्हें तुम्हें भी सरस्वती की यानी तुम्हारी गिल को कहती कि तुम्हारी जो प्रेमिका थी सरस्वती, उसकी याद नहीं आती। उसी प्रकार मुझे पूरी की याद आती है। सच बात है, मुझे तो अब नहीं आती। सरस्वती से मैंने 4 वर्ष उसके जीवन तक प्रेम किया। उसके लिए साथियों और अपने परिवार की भी परवाह नहीं की। उसके लिए मर सकता तो निश्चय ही मर जाता, पर मर नहीं गया, और अब वह नहीं है। यानी गिल कहता है कि उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसके प्रेम के खातिर मैंने पूरे परिवार को छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन वह 4 वर्ष दोनों साथ रहे, लेकिन अब मेरे परिवार से मैं बिछड़ गया हूँ, ये कहता है। और वह आप तो मेरे वहाँ साथ भी नहीं। उसके लिए मैं मर सकता था ले म, मर सकता था, लेकिन मर भी नहीं गया, ऐसा वह कहता है। जब अपने को मर चुका समझ रहा था, तब कोई बात नहीं थी। तुमने क्यों अनुभव कराया कि मैं जीवित हूँ। यानी वह गिल कहता है कि मैं खुद को मरा हुआ समझता था, खुद को मैं निर्जीव सा समझता था, लेकिन तुम मुझे मिल गई और मुझे अनुभव हुआ कि मैं जिंदा हूँ। यानी तुम्हारे मिलने से मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा गिल कनक को कह रहा है। आप मेरे लिए केवल तुम हो, परंतु तुम्हारे लिए पहले पूरी है, गिल शोभ से कह गया। यानी गिल कहते कहते कह गया कि तुम्हारे लिए मेरे लिए पहले तुम हो, मेरे लिए तुम हो, या कनक को कह रहा है। और कनक को कह रहा है कि तुम्हारे लिए पहले पूरी है, ऐसा वह कहता है। कनक की गर्दन झुक रही। उसने गिल को सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और समझाया, गिल्लू, क्या प्रेम करके भुला भी दिया जा सकता है। यानी फिर वह कहती है, गिल का हाथ पकड़कर समझाते हुए कहती है कनक, क्या प्रेम करके भुला भी दिया जा सकता है, ऐसा वह कहती है। प्रेम जीवन का यथार्थ व्यवहार है, वह केवल कल्पना और स्मृति में ही सफल नहीं हो सकता। गिल ने कनक की बात को उपलम्ब समझकर दृढ़ता से उत्तर दिया। फिर वह दृढ़ता के साथ कनक को
गिल ने भी उत्तर दिया है कि प्रेम जीवन का यथार्थ व्यवहार है, यानी प्रेम जो है जीवन का वह व्यवहार है जो सत्यता है, वह केवल कल्पना और स्मृति में ही सफल नहीं हो सकता। यानी वह कहता है कि केवल कल्पना करने से या याद करने से ही प्रेम सफल नहीं हो सकता है, ऐसा वह कहता है। कितना सुंदर वाक्य है। गिल ने कनक की बात को उपलांभ समझकर दृढ़ता से उत्तर दिया। कनक ऐसा उत्तर दिया, नहीं गिलू, नाराज मत हो, मैं समझने के लिए पूछ रही हूँ। कनक ने गिल का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे जाने नहीं देगी। यानी वह कहती समझाते हुए, नहीं नहीं गिल्लू कहकर कनक ने गिल का हाथ जो है जोर से पकड़ दिया। बताओ, क्या सचमुच प्रेम को भुला देना संभव है? प्रेम की इच्छा तो मुझे स्वाभाविक लगती है, परंतु प्रेम को छोड़ सकने का विश्वास नहीं होता। यानी वह कहती है कि प्रेम करने की, प्रेम होने की, किसी के प्रति आकर्षण होने की या किसी के प्रति प्रेम उभर कर आने की, यह जो इच्छा है यह स्वाभाविक होती है, लेकिन वह स्वाभाविक इच्छा जब प्रकट होती है या प्रेम हो जाता है तब वह भूल जाना या छोड़ देना, यह विश्वास नहीं होता, ऐसा वे कहती है। छोड़ सकने से मतलब क्या? गिल ने खिन्नता से कहा, तुम ही बताओ, घाव भरने लगे तो उसे भरने नहीं देना चाहिए। यानी गिल कहता है, गिल को अब कनक के साथ से जो भी उसके मन में अधूरापन था वह पूरा होने लगा था। तो गिल कहता है कि घाव भर रहे हैं और तब वह छोड़ देना चाहे तो पीड़ा और अभाव को बनाए ही रहना चाहिए। संतोष की इच्छा पाप है तो पाप की इच्छा रहने वाले को ठोकर क्यों नहीं मार देती। यानी वह कहता है गिल कि पीड़ा और अभाव को बनाए ही रहना चाहिए, यानी इंसान के जीवन में पीड़ा या कोई ना कोई अभाव होना ही चाहिए, ऐसा गिल कहता है। संतोष की इच्छा पाप है तो पाप करने वालों को ठोकर कर, यानी किसी के मन में संतोष है, किसी को लगता है कि मुझे सब कुछ सुख शांति या सब कुछ जो चाहिए वह मिल गया है, तो वह कहता है तो वह पाप है। और वह पाप की इच्छा ऐसा जो कहता है कि मेरे अंदर सब कुछ है, मुझे सब कुछ आनंद है, जो चाहिए वह सब कुछ मिल गया, ऐसा जो संतोष की इच्छा प्रकट करता है तो वह पाप करता है, और ऐसे पाप करने वालों को मार दे, ठोकर क्यों नहीं मारती, ऐसा वह कहता है। कनक ने गिल का भोक्ष प्यार से शांत कर सकने के लिए उसका हाथ अपनी ओर खींचकर समझाया, सुनो, सच है उन्हें नहीं भूल सकती, परंतु तुम्हारे स्नेह में मैंने क्या अंतर रखा है। गिल अभी कनक का हाथ में लेकर पकड़कर बोल रहा है कि तुम पुरी को भुला नहीं सकती, पता है, लेकिन सच कहो उन्हें नहीं भुला सकती, परंतु तुम्हारे लिए मेरा भी क्या, मैंने नहीं, लेकिन वह गिल कहता है कनक को कि तुम पूरी को भुला नहीं सकती, लेकिन मैंने भी क्या कोई अंतर रखा है, मैंने भी क्या कोई कम स्नेह किया है क्या, ऐसा वह कहता है। मेरे मन और व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं है। गिल को पूरा विश्वास दिलाने के लिए कनक ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में बहुत जोर से दबाए रखा। यानी वह कह रही है, कनक विश्वास बनाए के लिए उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबा कर रखकर बोलती है कि गिल को पूरा विश्वास दिलाने के लिए बोलती है कि यदि सड़क पर न होती तो उसे समझा सकने के लिए आलिंगन में ले लेती। यानी वह कहती है कि यदि सड़क पर न होते या किसी का और जगह पर होते तो मैं आपको आलिंगन में या बाहों में लेकर समझा लेती। कनक का भरा हुआ शोर याद दिला रहा था, मैं क्या प्यार और अधिकार से तुम्हारे गले में बाह नहीं डाल देती। यानी वह कनक का जो शोर था वह गिल को ऐसा महसूस कर रहा था या बता रहा था कि मैं भी क्या कम प्रेम करती हूँ या प्यार करती हूँ, ऐसा वह कहती, यानी मैं भी प्रेम करती हूँ, ऐसा उसको लग रहा था। कनक गिल पर पूर्ण विश्वास से और पूरी स्वतंत्रता से व्यवहार कर सकती थी। गिल उसका पालतू शेर था। खेल के लिए वह उसके लिए खुले हुए मुंह में अपना सिर तक डाल दे सकती थी। यानी गिल जो कनक के लिए था एक पालतू शेर था, यानी जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार कनक उसका उपयोग कर सकती थी। विश्वास था। गिल उसकी इच्छा को जानता था, उसके सिर पर अपना दांत नहीं लगा सकता था। कनक अपने विचार में निरापराध प्यार के सब खेल खेल कर
भी गील को संकेत मात्र से रोक लेती थी। यानी कनक जो है वह स्वाभाविक एक जो भी प्यार है वह सब कुछ बातें करती थी, लेकिन कुछ संकेत करके गील के कदम को बढ़ते हुए रोक देती थी। यानी वह शेर की तरह था, लेकिन कनक को कोई दाँत नहीं मारता था, यानी कोई गलत काम या कोई ये नहीं करता था। लेकिन वह कनक के जो संकेत है, कनक के जो बात है, वह उसको संकेत मात्र रोक सकती थी। गिल का क्रोध दूर नहीं हुआ। अच्छा छोड़ो, इस बात को आपने अपना हाथ छुड़ा लेना चाहा। यानी गिल का जो क्रोध था वह क्रोध मन में ही था, तो उसने कहा कि अच्छा छोड़ो, मुझे जाना चाहा। ऐसा वह कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं होने दूंगी। कनक ने हाथ नहीं छोड़ा। यानी वह जा रहा है गिल, तो वह कनक कहती है हाथ पकड़ कर, नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। हाथ पकड़ कर ही कहा, ठोकर भी मारोगी या परे भी नहीं हटने दोगी। गिल और भी खिन्न हो गया। यानी गिल कहता है ठोकर मार रही हो, धकेल दे रही हो और गिरने भी नहीं दे रही हो। ऐसा गिल कहता है। गिल्लू, मैं ठोकर मारती हूँ। कनक की आंखों आंखों और गले में आंसू भर आए। यानी वह कहती है कि मैं ठोकर मार रही हूँ, यानी वह धकेल दे रही है और गिरने भी नहीं दे रही है गिल को। तो वह गिल कहता है, कनक कहती है कि क्या मैं तुमको ठोकर मार रही हूँ? ऐसा कहती हुई उसके गले में और आंखों में आंसू भर आए। ठोकर मारकर स्वीकार भी नहीं करना चाहती, पर मुझे तो ठोकर लगती है। यानी वह गिल कहता है, तुम ठोकर मारती हो और ठोकर मारकर भी तुमने ठोकर मारी है, यह स्वीकार नहीं करती हो, लेकिन मुझको वह ठोकर लगती है, चुभती है। ऐसा गिल कह रहा है। इतनी अनजान क्यों बनती हो? इसलिए तो कहता हूँ, मुझे दूर ही रहने दो। तो वह कहता है गिल, इसलिए ही कहता हूँ कि मुझे दूर ही रहने दो। ऐसा वह कहता है। तुम्हारा मन भरा हुआ है, तुम्हें केवल मेरी तड़प अच्छी लगती है, इसलिए अपनी बाधाओं में तड़पाती हो। यानी वह गिल कनक को कहता है, तुम्हें तो मेरी जो तड़प है वही अच्छी लगती है, इसलिए तुम मुझे तड़पाती हो। गिल्लू, क्या बाधा रखती हूँ, क्या तड़पाती हूँ? यानी गिल को कहती है कनक कि मैं तुम में क्या बाधा रखती हूँ, क्या तड़पाती हूँ, किस प्रकार तड़पाती हूँ? तुम नहीं जानती तो फिर रहने दो। गिल समझता है कि तुम नहीं जानती तो फिर रहने दो। गिल्लू, केवल उचित का ख्याल, तुम इतने समझदार हो, मैं क्या, यही तो मैं कहता हूँ। तुम्हारे विचार में जो उचित और अनुचित है, उस सीमा पर मेरा पाँव फिसलने लगता है और मैं ठोकर खाता हूँ, इसलिए दूर रहना अच्छा है। यानी गिल कहता है कि तुम्हारे मन तुम्हारे जो विचार उचित और अनुचित है, वहीं पर मेरा पैर फिसलने लगता है, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। ऐसा गिल कहता है। तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस पर मत बिधो। यानी वह कहती है कनक कि तुम्हारे पाँव पकड़ती हो, तुम मत बिधो, यानी तुम मत जाओ। तुम क्यों बिधोगी? बिंदता तो वह है जो तुम्हारे बंधन से छूट नहीं सकता और तुम्हारी समझदारी की ठोकरे की चोटें सहता है। यानी गिल कहता है कि तुम क्यों बिंदोगी, यानी तुम क्यों उदास होगी, तुम क्यों रोगी, तुम क्यों दूर जाओगी? बिंदता तो उसे पड़ता है कि तुम्हारी जो वह एक हल्की सी एक नाजुक सी चोटें है, वह चोटें लगती है, वह बिनता है या उसका नुकसान होता है। ऐसा वह कहता है। अच्छा बस करो, बस नाराज नहीं होना, तुम जाओ। कनक उर्वासी हो गई। यानी कनक कहती है कि अच्छा, तुम नाराज मत होना, उदास मत होना, तुम जाओ। ऐसा कहती हुई वहाँ उदास होती है। खैर जाने दो, क्षमा कर दो, मुझे अपनी बात के लिए दुख है, खेद है। यानी वह कहती है कि मुझे अपनी बात के लिए खेद है, दुख है। ऐसा वह करती है। फिर वैसी बात कर रहे हो कैसी? यानी वह गिल कहता है कि फिर वैसी बात कैसे कर रहे हो? गालियाँ मत दो, तुम जानो मैं कुछ नहीं जानती। वो गिल को कहती है कि तुम जानो मैं कुछ नहीं जानती, तुम तो चिढ़ गई। फिर गिल कहता है कि तुम तो चिढ़ गई। कहाँ चिढ़ गई? खुद ही तो चिढ़ गए थे, बस मुझे से नहीं चला जाता, थक गई। यानी वह कहती है कि तुम खुद ही चिढ़ गए थे, मुझे तो और चला नहीं जाता, वह थक गई हो। ऐसा कहती हो। गिल और कनक बहुत शिथिलता से सरकते हुए भी चारबाग स्टेशन के सामने पहुंच गए थे। गिल ने रिक्शा को पुकारा। यानी वह चलते चलते जो वह चारबाग जो स्टेशन था वहाँ पर पहुँच गए थे। गिल ने रिक्शा वाले को रोक दिया। कनक शरीर और मन के
जलन से बिल्कुल शिथिल हो गई थी। उसने सिर गिल के कंधे से टिका दिया था। यानी वह कनक जो है वह बिल्कुल शिथिल हो चुकी थी, थक चुकी थी। वह रिक्शे में बैठने के बाद उसने गिल के कंधे पर अपना सिर रखा था। गिल अपनी बाह से उसकी पीठ को सहारा दिए था, यानी गिल भी उसको सहारा दिए था। रिक्शा स्टेशन रोड से लौटी जा रही थी। कनक ने गिल को रुलाने की सजा देने के लिए उसकी बाह पर काट लिया। इससे इससे पहले कनक ने गिल को कभी कभी चूमने नहीं दिया था। यानी वह गिल ने कनक को काट लिया और वह इससे पहले उसको कभी चूमने नहीं दिया था। गिल रिक्शा वालों का ख्याल कर धीमे धीमे अंग्रेजी में बोल रहा था। कल जोध सिंह बीबी बच्चों सहित सुबह ही अपने साले के यहाँ अखड़ पाट में चला जाएगा। यानी गिल वह धीरे धीरे कह रहा है कि कनक को, जो वहाँ पर रहता है, वहाँ का जो अन्य जो है वह जोध सिंह, वह कल सुबह ही अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने साले के यहाँ जा रहा है। सांझ को लौटेगा। गली में ऐसे वैसे ही लोग हैं, उन्हें पंजाबियों से कोई मतलब नहीं। यानी वो कहता है कि वहाँ चला जाएगा और गली में तो ऐसे वैसे ही लोग हैं, उनको कोई पंजाबियों से कोई मतलब नहीं है। कच्चा छोटा सा घर है। मैं मुंडेर पर एक दरी डाल दूंगा। इस समय मैं तुम्हें कुलिया के सिरे तक रास्ता दिखा देता हूँ। यानी वह कहता है कि मेरा छोटा सा मकान है, कच्चा यानी मिट्टी का मकान है, वहाँ का मैं रास्ता दिखा देता हूँ। कनक गिल से चिपकी बैठी चुप थी। यानी कनक जो है वह रिक्शा में गिल को चुपक कर बैठी है और चुप है। तुम दरवाजे पर आकर करतारों का नाम लेकर पुकार पुकार लेना, यहाँ साकल खटखटाना। यानी वह कहता है कि तुम दरवाजे पर आकर साकल खटखटाना या पुकार लेना। किल किल ने कनक को उदयगंज में अपनी गली दिखा दी और दूसरी रिक्शा लेकर उसे स्कैंट रोड पर उसके घर के समीप तक छोड़ने गया। यानी गिल ने अपनी गली या उदयगंज में जो अपनी गली या अपना मकान दिखाया और वह उसको छोड़ने के लिए घर तक चला गया। कनक को बिल्कुल चुप देखकर उसने कहा कि सच बता, नाराज तो नहीं हो गई। यानी वह कनक को कह रहा है कि सच सच बताना, क्या तुम नाराज तो नहीं हुई? हटो पागल, कनक ने प्यार से मुस्कुरा दिया। यानी कनक ने प्यार से मुस्कुराकर कहा कि हटो पागल। रिक्शा से उतरने से पहले दोनों ने परस्पर हाथ पकड़ लिए। कनक ने 10:30-11 तक पहुंचना स्वीकार कर लिया। यानी वह कनक ने दोनों ने एक दूसरे से हाथ पकड़ लिया और वह कनक ने 10-11 बजे तक उनके यहाँ पहुँचने का स्वीकार कर लिया। गिल रविवार सुबह 10 बजे से सांस रोके दरवाजे पर पुकार या दरवाज़ा खटखटाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यानी गिल जो है वह रविवार था और सुबह से कनक आने की प्रतीक्षा कर रहा था, बेचैनी था। वहाँ वहाँ उठके हुए दरवाजे के सामने आंगन में ही टहल रहा था। सांकल की झंझनाहट सुनते ही दरवाजे की ओर लपक गया। दरवाज़ा खोलकर कहा, आओ। यानी वह प्रतीक्षा कर रहा था, झुंझला रहा था। तो उतने में दरवाजे की जो सांकल है वह बजती है और वह बजने के बाद दरवाज़ा खोलता है और वह आ जाओ कहता है। नहीं, कनक ने कहा और सांस लेने के लिए रुक गई। फिर वह कनक कहती है कि नहीं नहीं कहकर रुकती है और सांस लेती है। गिल हैरान था। कनक की आंखें खूब लाल और चेहरा बिल्कुल पीला था। यानी वह कनक का चेहरा पीला और उसकी आंखें लाल थी। ठीक से कंघी न किए केशों को शाल से ढके थी। उसे लाने वाली रिक्शा उसके पीछे ही खड़ी थी। यानी वह अंदर नहीं गया और वह बिल्कुल उसका चेहरा पीला पड़ा था, आँखों में आँखें लाल थी, बाल भी वैसे ही थे और उसको वह जिस रिक्शा में आई थी वही रिक्शा वहीं पर खड़ा था। तुम प्रतीक्षा न करते रहोगे इसलिए आई हूँ, क्षमा कर देना। संध्या उधर जाओगे तो बात करूँगी, कनक ने दम ले लेकर कहा और उल्टे पाँव लौट गई। यानी वह कहती है, डरी हुई है कनक और कनक कह रही है कि तुम प्रतीक्षा करोगे इसलिए मैं आई हूँ और तुम कहती हो कि शाम के समय जब उधर मिलोगे तब बात करूंगी, ऐसा कहते हुए वह लौट जाती है। संध्या समय गिल बहुत दुविधा, उलझन, परेशानी से व्याकुल कैस्ट रोड पर कनक के मकान की ओर गया। यानी वह शाम के समय में गिल
गिल जो है कनक के मकान की तरफ गया। कनक उसे अपनी खिड़की से देखकर नीचे उतर आई। इस समय वह ठीक से कपड़े पहने थी, बिल्कुल संयत थी, परंतु चेहरा बहुत उदास और उतरा हुआ था। यानी कनक जो है वह गिल को देखकर नीचे उतर आई। उसने एक अच्छे ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन चेहरा जो था उसका उदास था, उतरा हुआ था। विधानसभा मार्ग पर आकर गिल ने पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? चल पाओगी? कहीं चल बैठ जाए या रिक्शा ले ले। यानी वह कहता है कि गिल कनक को कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, क्या तुम चल पाओगी या कोई रिक्शा लेना है? चल लूँगी, मैं ठीक हूँ। कनक सिर झुकाए बोली, मेरे व्यवहार के लिए क्षमा कर दो। वह रुक रुक कर बोल रही थी, मैंने तुम्हें धोखे में रखा था। यानी वह कह रही है कनक गिल को कि मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ और मेरे व्यवहार के लिए तुम्हें क्षमा चाहती हूँ। ऐसा वह रुक रुक कर रो रो कर बोल रही थी और वह कहती कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा था। पूरी जी, मेरा केवल प्रेम ही नहीं, हम पति पत्नी बन चुके हैं। यानी वह कहती है गिल को कि पूरी जो है वह मेरा प्रेम भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, यानी हमारी शादी हो चुकी है, ऐसा वह कहती है। कल जाने मुझे क्या हो गया था, तुम्हारे प्रेम में तुम्हें पा लेने के लिए मैं बह गई थी। यानी वह कनक कह रही है कि कल मुझे क्या हो गया था पता नहीं है, तुमसे बातें करते करते तुम्हें पा लेने के लिए, तुम्हारे प्रेम पाने के लिए मैं बह गई थी। ऐसा कोई कैसे बह सकता है? ये भी विचार करने की बात है। अपने उन्माद में तुम्हें भी अपना लेना चाहा, दोनों को धोखा देती देती मुझसे बहुत बड़ी नीचता है। यानी वह कहती है कि तुम्हें मैं अपने विवश में कर लेती, तुम्हें भी पा लेती और दोनों को मैं कैसे धोखा दे सकती, यानी पूरी को भी और इसको भी, गिल को भी। वह मुझसे कितनी नीचता हो जाती थी। अपना अपराध स्वीकार कर रही हूँ, बहुत ही लज्जित हूँ, रात भर सो नहीं सकी, आत्मग्लानि में रोती रही, मुझे क्षमा कर दो। यानी वह कह रही है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं दोनों को धोखे में दोनों को यदि धोखा देती, यानी पूरी को भी और गिल को, कि दोनों को धोखा देती तो मुझसे कितनी घिनता होती, कितनी नीचता होती और मैं लज्जित हूँ। मैंने जो कुछ भी व्यवहार किया, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मुझको क्षमा कर दो, ऐसा वह कह रही है। तो इस भाग में इतना ही। इसके आगे की जो भी अंश है वह कल के वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।